प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। इस क्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध रखता है। प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा के इस संदर्भ में आज जिन बिंदुओं पर हम मूल रूप से प्रकाश डालने वाले हैं वे बिंदु उनका जो केंद्र बिंदु है वह है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ विशेष बिंदुओं पर। उन बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आशय क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। साथ ही हम बात करेंगे इसके क्या कॉजेस है, क्या कारण है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस, क्या दुष्परिणाम है। और साथ में हम बात करेंगे पर्यावरणीय नीति, भारत में जो पर्यावरणीय नीति है उस पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस प्रकार पर्यावरणीय कारक प्रभाव अपना व्यवसाय पर रखते हैं और व्यवसाय का प्रभाव पर्यावरणीय कारकों पर होता है, तो मानवीय गतिविधि एवं व्यावसायिक गतिविधियों के समन्वित रूप को अगर देखें तो वह पर्यावरण को नकारात्मक रूप से सतत प्रभावित कर रही है। और इस सतत प्रभाव से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो विघटन हो रहा है, उनका जो प्रदूषण हो रहा है, उस हो रहे प्रदूषण या विघटन को हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। चाहे वह डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे वह जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, अन्य तरह के जो भी कारक नकारात्मक रूप से जो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं वे सभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण हो सकते हैं। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वह डिटेरियोरेशन की बात करता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट का किस प्रकार से विघटन हो रहा है, किस प्रकार से इसको हम दूषित कर रहे हैं। और ये दो कारणों से होता हुआ दिखता है। एक तो ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें बिजनेस एक्टिविटी भी आ सकती है और नेचुरल प्रोसेसेस। कई बार ये नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी होता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, इस तरह की घटनाओं के बाद भी कई बार नकारात्मक रूप से पर्यावरण प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं जो कि इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करती है और प्लेनेट की ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करती है। तो इसकी समझ सभी को नितांत आवश्यक है, इसलिए हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसा कि हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय विघटन की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। तो जो एयर एमिशन हो रही है, जो दूषित हवा हमारे उद्योगों से निकल रही है, वह एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही है। इसमें जो रेड फॉन्ट में आप अक्षर जो शब्द लिखे हुए हैं वो मूल रूप से कारण है और कारक है, और जो नीले शब्दों में है वह कारण है। तो एक कारक है, दूसरा कारण है। तो एयर एमिशन हो रहा है, दूषित हवा हम छोड़ रहे हैं तो एयर प्रदूषण को कॉज कर रही है। अधिक एनर्जी यूज हो रहा है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में, तो उससे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके भंडार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और भविष्य में इसकी उपलब्धता और भी कम होती जाएगी। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं मेटल चिप्स। तो जो मेटल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो भूमि से हो रहा है, तो ये मिनरल भूमि में इनकी मात्रा सतत कम होती जा रही है, इसका विघटन हो रहा है। ठीक इसी तरह से स्टॉर्म वाटर जो हमारा है उसके वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उदाहरण के लिए हमने टनरीज की बात की, चमड़ा उद्योग की बात की, तो वो अपना जो वेस्ट वाटर है वो किसी भी प्राकृतिक स्रोत में प्रवाहित कर देता है। उसकी वजह से उस प्राकृतिक स्रोत के जल की गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और ये जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ता है।
जो हम पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा मटेरियल वेस्ट के रूप में लैंडफिल को कॉज करता है, उसको हमको लैंडफिल करना पड़ता है। कई बार जब हम उसको दूसरे तरीके से उसका निपटान नहीं कर पाते तो उसका लैंडफिलिंग होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सारे वो बातें हैं मुख्य रूप से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कॉज करती है। अब हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुख्य कारण क्या क्या है। जब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन में हमारा जो बात होती है निर्वनीकरण, तो हम कहते हैं कि जंगलों का समाप्त होना डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो है हमारा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। तीसरा जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, और तीसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अनुचित दोहन। ठीक इसी प्रकार से जो शहरीकरण है या अर्बेनाइजेशन है, ये अगला कारण है। और जो वर्तमान में हमारी कृषि की जो गतिविधियां हैं वे भी इसके लिए उतनी ही उत्तरदायी है। एक एक करके हम इनको अब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन की। तो डिफॉरेस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो जंगल है हमारे, उनको साफ करने का, उनको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए खत्म किया जा रहा हो, चाहे वो शहरों के विकास के लिए खत्म किया जा रहा हो, चाहे वो लकड़ी की आवश्यकता की वजह से ऐसा हो रहा हो, या फिर बायोडायवर्सिटी और अन्य इकोसिस्टम से संबंधित कारणों से उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन को रिप्रेजेंट करती है, और इसके प्रभाव के रूप में, इसके दुष्परिणाम के रूप में घटती हुई बायोडायवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, और जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हमको देखने को मिलता है। तो हम पाते हैं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये हर रूप से हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सबसे 3 बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं उसमें सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। पेड़ों की घटती हुई संख्या के कारण जो कार्बन एब्जॉर्प्शन की क्षमता है पर्यावरण की वह घटती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पर्यावरण के लिए एक नकारात्मक तत्व है, उसको कम करने का कार्य वृक्ष करते हैं। यदि उनकी संख्या घटती है तो उसके घटने से जो वायु प्रदूषण है वह स्वाभाविक रूप से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो हमारी गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, साथ ही फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से जो हेल्थ इश्यूज है वो सतत बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ये एक स्वाभाविक पहलू है। और इसके साथ साथ जो हेल्थ इश्यूज है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इन कारणों से हमको परिलक्षित होता है। ठीक इसी तरह से वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो अगला, जब अधिक से अधिक पेड़ों को काट दिया जाता है तो मृदा अपरदन, जो सॉइल पोल्यूशन की हम के अगले पहलू को हम बात करने जा रहे हैं, कि जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो वृक्ष जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको बांधने का भी कार्य करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, और मिट्टी को रोक के रखते हैं। जब जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है मिट्टी का कटाव भी शुरू हो जाता है। वर्षा के जल के साथ मिट्टी बहकर नदियों में और नदियों से समंदर में चली जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी की परत का समंदर में चला जाना एक बहुत ही नकारात्मक पहलू के रूप में हमारे सामने आता है। सॉइल इरोजन हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो जिस प्रकार हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो खेत का पानी जब नदियों के माध्यम से अलग अलग वाटर बॉडीज में पहुंचता है तो वो फर्टिलाइजर मिश्रित जल जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जलचर समूह का जीवन है, उनके जीवन के लिए एक खतरा बन करके आती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि सीवेज डिस्चार्ज किस तरह से वाटर को पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, हमारी वाटर बॉडीज़ को, नदियों को, तालाबों को और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को प्रभावित कर रहा है। और यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि जो लैंड वाटर है उसको भी वो भी अब कंटामिनेट या प्रदूषित होने लगा है। ठीक इसी तरह से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमने पाया कि सॉइल पोल्यूशन भी देखने को मिलता है।
हम आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की वजह से एक बहुत बड़ा कारण है इसका। ठीक इसी तरह से इसके जो प्रभाव यदि हम देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे वो अत्यधिक गर्मी का पड़ना हो, चाहे वो टेम्परेचर का बढ़ जाना हो, चाहे वो जो हमारे समुद्र है उनके जल स्तर का बढ़ना हो, तो ग्लेशियर्स, चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ये सतत होता रहेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और यदि ऐसा सतत होता रहा तो कई सारे शहर और कई सारे भूभाग हमारे जलमग्न होने की संभावना है, आशंका है। तो इसी तरह से हम पाते हैं कि इन सारी गतिविधियों के माध्यम से हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वह बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो आवश्यकता से अधिक जो फिशिंग हो रही है, मत्स्य पालन से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं, ठीक इसी तरह से जो खदानें खोदी जा रही है, जो प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध तरीके से डिप्लीट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रकृति का जो संतुलन है उसको प्रभावित कर रहा है, और न केवल प्रभावित कर रहा है बल्कि असंतुलित भी कर रहा है। ठीक इसी तरह से जो इस अर्बनाइजेशन अगला कारण है, शहरीकरण, जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से माइग्रेशन बढ़ रहा है, रोजगार के कारणों से कहे, या अच्छी जीवन शैली को प्राप्त करने के कारणों से कहे, या अन्य अन्य कारणों से कहे, अधिक से अधिक लोग अब शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं। और जब उन शहरी संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है, और उस प्रभावित होती हुई कैरिंग कैपेसिटी में हम देखते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर अनुचित दबाव बन रहा है, और वह बनता हुआ दबाव अन्य कारणों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो इंटेंसिव फार्मिंग है, एक ही तरह की फसलों का उगाया जाना है, ठीक इसी तरह से केमिकल पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग, वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है, और साथ ही साथ जो बायोडायवर्सिटी है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। तो सबसे पहला लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की तो इसमें फ्लोरा और फोना दोनों तरह के एलिमेंट्स की बात होती है। तो इसमें जो हमारी जैव विविधता है, जैसा कि हम देखते हैं कई पक्षी अब हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। उदाहरण के रूप में हम कौवों की बात करते हैं, हम गौरैया की बात करते हैं, जो अनायास ही हमारे आंगनों में कभी आ जाया करती थी, अब वह देखने को ही नहीं मिलती। विशेष रूप से शहरों में तो बिल्कुल गायब सी हो गई है। तो ये जो विलुप्तावस्था इस तरह के पक्षियों की, पशुओं की हमको जो देखने को मिल रही है, ये एक सूचक है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें बताता है कि किस तरह से हम अपनी जैव विविधता को खो रहे हैं। और इस प्रकृति में उपस्थित हर प्राणी का कुछ न कुछ योगदान है, और उस योगदान को समझते हुए उनका संरक्षण हम मनुष्यों का उत्तरदायित्व है। इसको हमको समझना होगा, और इस बायोडायवर्सिटी को हम खो रहे हैं। कई प्रजाति की मछलियाँ, कई प्रजाति के जलचर जीव अब हमको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों को देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका कारण एकमात्र है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट डिस्रप्शन की, या जलवायविक दुष्प्रभाव की। तो इसमें हम देख रहे हैं जिस तरह से जलवायु अलग अलग स्थानों की प्रभावित हो रही है। गर्म देशों में बड़ी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, ठंडे देशों में कोल्ड स्टॉर्म और लंबे समय तक जो कोल्ड वेव और उस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, तूफान देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक डिसरप्शंस के दुष्परिणाम हैं, और इसके पीछे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही उत्तरदायी है। ठीक इसी तरह से हम हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो जिस तरह से कई सारी बीमारियों का खतरा आज मानवता पर मंडरा रहा है, उसके पीछे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही उत्तरदायी कहा जा सकता है। कि चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज़ का मानवीय त्वचा पर होने वाला प्रभाव हो, और उसकी वजह से होने वाले कैंसर्स हो,
तमाम तरह के जो बीमारियां है, तमाम तरह के जो इन्फेक्शन है, स्किन डिसीजेस है, वे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का दुष्परिणाम है। जो हार्ट डिसीज़ या हृदय से संबंधित जो रोग, कार्डियक अरेस्ट की संख्या जो बढ़ गई है, और इस तरह के अन्य रोग जो मानव सभ्यता को अपनी चपेट में लिए हुए है, उसके पीछे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा कारण वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम अगले कंसिक्वेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो जब हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो किस प्रकार हमारे आर्थिकी को प्रभावित करते हैं। तो हम पाते हैं कि एक तरफ तो हम अपने संसाधनों का डिप्लीशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमें जो लाभ अपने पर्यावरण से मिलने हैं संभवतः वे हमें प्राप्त नहीं होंगे। यही इसकी आर्थिकी है, यही इसकी इकोनॉमिक्स है। तो इसको समझते हुए हमें इसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन साधनों और संसाधनों का लाभ उसी प्रकार ले सके जिस प्रकार ये हमें मिला है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। और साथ ही साथ जो अगला दुष्प्रभाव है वह सोशल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम देखते हैं कई सारे तूफान आते हैं, उस समय उन समुद्री तूफानों की वजह से जो समुद्री इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनका डिस्प्लेसमेंट करने की आवश्यकता होती है। कई बार कई बांधों का निर्माण किया जाता है जिससे कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता है। निश्चित रूप से यदि लाभार्जन की दृष्टि से या बड़े लाभ की दृष्टि से देखें तो ऐसे कार्य करना कई बार आवश्यक तो प्रतीत होता है, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव है वो अन्य रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इन सब दुष्प्रभावों को समझकर हमें यह देखना होता है कि इसमें हम किस प्रकार और बेहतरी की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने बात की क्या कारण है, और कारणों के साथ हमने उसके कंसिक्वेंसेस या दुष्प्रभावों को समझने का प्रयास किया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। अब हम समाधान पर चर्चा करेंगे जो कि अधिक महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको सस्टेनेबल बनाना होगा। सस्टेनेबल बनाने से तात्पर्य है कि हम उतना ही उपभोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि नेचर हैज़ अबंडेंट रिसोर्सेज टू मीट आवर नीड्स नॉट आवर ग्रीड्स। अर्थात प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारी ग्रीड या हमारी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें यह समझना होगा कि हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग न करें, जितना आवश्यक है उतना ही हम उपयोग करें, उतना ही उपभोग करें। और जब हम इस आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं तो इस तरह की आइडियोलॉजी को हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो यह इसका सबसे बड़ा समाधान है। हर कार्य जब हम करें तो उसमें हम ये देखें कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होने वाला है, चाहे वह हमारे गाड़ियों का अंधाधुंध प्रयोग हो, व्हीकल्स का अंधाधुंध प्रयोग हो, या फिर हमारे द्वारा किए जाने वाली अन्य गतिविधियां, उदाहरण के लिए पटाखों का जलाना, उदाहरण के लिए ऐसे उत्पादों का अधिक उपयोग जो अधिक प्रदूषण कॉज करते हो। तो इस तरह से हम लाइफ साइकिल असेसमेंट अगर करें और देखें कि कौन से उत्पाद हमको उपयोग करने चाहिए जो इको फ्रेंडली है या इको फ्रेंडली नहीं है, इस तरह से जब हम पूर्ण रूप से उस पर अपना चिंतन करते हैं तो ऐसी प्रैक्टिसेस से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कहा जाता है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें। जहाँ पर स्पेस की कमी हो वहाँ पर घरों में ही लोग अपने गमलों में किसी न किसी रूप में हरितिमा संवर्धन करते हैं, हरियाली को संवर्धित करते हैं। तो वह भी ऑक्सीजन बढ़ाने में एक सहायक की भूमिका निभाता है। तो हमें ये समझना है कि धरती पर अधिक से अधिक हरी चुनर उड़ाई जाए,
वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण किया जाए। यह इसका वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। और केवल वायु प्रदूषण का समाधान इससे नहीं होता है, बल्कि मृदा प्रदूषण और सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन की समस्या से भी हम इसमें कई कुछ हद तक सफल होते हैं उससे बचाने में, क्योंकि हमने जैसा चर्चा की कि वृक्षों की जड़ें मिट्टी के पार्टिकल्स को बांधे रखने का कार्य करती है, तो उस तरह से मृदा प्रदूषण भी दूर होता है। ठीक इसी तरह से ग्राउंड वाटर लेवल का रिचार्ज होना भी वृक्षों के होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वृक्ष कई रूपों में पर्यावरण की बड़ी सेवा करते हैं। तो प्लांटेशन या ट्री प्लांटेशन सतत होना चाहिए, और केवल प्लांटेशन ही ना हो बल्कि उन जो प्लांट्स लगाए गए उनका संरक्षण भी हो, और संरक्षण करके उनकी ग्रोथ और उनके विकास और संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक इसी तरह से रिफॉरेस्ट्रेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन, सतत उद्योगों के लिए, कृषि के लिए और अन्य उपयोग के लिए डिफॉरेस्टेशन की गतिविधियां बहुत हद तक हो चुकी है। लेकिन अब हमारे प्रयास होने चाहिए कि जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ उसको कैसे रिफॉरेस्टेशन उसका कैसे किया जाए और एफॉरेस्टेशन किस प्रकार किया जाए। तो इन प्रयासों से भी कहीं न कहीं अपने पेड़ों की संख्या, जो हरियाली चूनर है धरती पर उड़ाने की बात है, उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर तरह के प्रदूषण से हम निजात पा सकते हैं। जो ऊर्जा के जो स्रोत हम उपयोग करते हैं उसमें नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें, और अनवीनीकृत, उदाहरण के लिए फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रयोग हम कम से कम करें। घर की बिजली के लिए भी यदि संभव हो तो हम सोलर एनर्जी पर ज़्यादा अपनी निर्भरता रखें। विंड एनर्जी जहाँ संभव हो विंड एनर्जी पर हमारी निर्भरता हो, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसमें कि कोल का भी कई बार प्रयोग होता है, तो इस तरह के सोर्सेस पर हमारी निर्भरता कम हो। ठीक इसी तरह से व्हीकल की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अधिक सस्टेनेबल कहा जा रहा है। यद्यपि ये सस्टेनेबल तभी तक है जब तक कि इसके लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है वह भी सस्टेनेबल तरीके से उसका उत्पादन हो। यदि उसमें भी कोल का उपयोग हो रहा है, अनवीनीकृत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का उपयोग हो रहा है, तो वह भी हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होती है, तो इसका भी हमें ध्यान देना है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उदाहरण के लिए जब हम पर्यावरण से संबंधित खतरों को, पर्यावरण से संबंधित कारकों की बात नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वे उसके प्रति अवेयर होते हैं, सेंसिटाइज होते हैं, और वो जो सेंसिटाइज्ड अवेयरनेस है वह उन्हें और अधिक सजग बनाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये भी हमें सहयोगी बनता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को दूर करने में। और अंत में आता है पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। जब इन सभी प्रयासों से समन्वित रूप से ये हम नहीं देखते कि पर्यावरण के डिग्रेडेशन में कुछ कमी आ रही है, तो फिर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को नीति निर्माण करना होता है, लेजिस्लेशन बनाने होते हैं जिससे कि इससे ठीक किया जा सके। अब हम लोग संक्षेप में बात करेंगे एनवायरमेंटल पॉलिसी। भारत में एनवायरमेंटल पॉलिसी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, फिर नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की बात करेंगे, और फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क बात करता है उन सब कानूनों की, उन सब वैधानिक स्थितियों की जिससे कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में हम आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतियाँ और क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की कि किस तरह से एनवायरमेंटल पॉलिसी पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की। लीगल फ्रेमवर्क में हम सबसे पहला स्थान देते हैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर हम भारत की ही बात करें तो संविधान हमारा सुप्रीम लॉ है, और अगर इसको हम देखें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 21 जो है वो हमको गारंटी देता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो बात करता है उसका हम इंटरप्रिटेशन जो करते हैं कि वह हमें इट इज़ राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ पर्यावरण की एक गारंटी हमको देता है, एक आश्वासन हमको देता है। तो ये आर्टिकल 21 है। इसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी की बात करता है, आर्टिकल 48A और 51AG ये प्रकाश डालता है मुख्य रूप से कि किसी राज्य का ये कर्तव्य है कि वे
पर्यावरण और वहाँ के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनकी रक्षा करे और उसकी बेहतरी के लिए प्रयास करे। तो ये किसी भी राष्ट्र की या स्टेट की जिम्मेदारी के रूप में रखा जाता है। ठीक इसी तरह से हम अगली बात करते हैं। कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ कानून हैं जो सरकार के द्वारा समय समय पर बनाए गए, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। और मुख्य रूप से ये एक फ्रेमवर्क है जो किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण हो और इसको और बेहतर बनाया जा सके, और साथ ही साथ ये उन स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करता है जो एमिशंस और डिस्चार्ज के लिए उत्तरदायी है, कि व्यवसाय को किस प्रकार अपने डिस्चार्जेस को मैनेज करना है, अपने एमिशंस को मैनेज करना है, उन सब के लिए कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक इसी तरह से जल संसाधन के महत्व को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1974 में दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इस अधिनियम को लाया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किस प्रकार जो जल संसाधन के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और इसको जल संसाधन को संरक्षित किया जाए। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की स्थापना की। कोई भी उद्योग लगाने से पहले उसे एक अनुमति इन स्टेट और सेंट्रल सीपीसी और एसपीसी से प्राप्त करना होता है। सीपीसी अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, और एसपीसीबी अर्थात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक इसी तरह से हमने बात की, वायु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। इसके लिए भी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बनाया, वर्ष 1981 में। और इसके तहत उन सारे मेजर्स को एस्टेब्लिश किया जिससे कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रित रखा जा सके, जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह से जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे वन्य जीवन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 1972 में सरकार ने एक एक्ट लाया, अधिनियम लाया, जिसका नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि वन्य जीवों के हैबिटेट और उनके संरक्षण की बात करता है। इसके तहत कई सारे रिजर्व्स स्थापित किए गए, चाहे वो कान्हा किसली हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्क हो, ये सारे के सारे इस दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक इसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, जो डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किस तरह से हो सकता है फॉरेस्ट के द्वारा, उस पर अपने नियमावली को प्रस्तुत करता है। ठीक इसी तरह से नेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम की बात करें तो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी वर्ष 2006 में लाई गई। ठीक इसी तरह से नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लाया गया। और आगे हमने बात की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, एनकैप की। तो इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कई सारे मेजर्स लिए। ठीक इसी तरह से हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन पर प्रकाश डाला गया, इस पर अधिक ध्यान दिया गया और शहरों में एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को निर्मित किया गया कि कौन सा शहर सबसे अधिक स्वच्छ है। तो ये स्वच्छता के लिए भी एक अवेयरनेस का काम इन सब प्रोग्राम्स ने किया। जब हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही है, तो सबसे पहले जो अपेक्स बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOE FCC शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। ये मूल रूप से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और गवर्नमेंट बॉडी है जो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय नीतियों का निर्धारण करती है, उसका नियमन करती है और उसके क्रियान्वयन पर भी योजना बनाती है। ठीक इसी प्रकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, CPCB है। ठीक इसी प्रकार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से ऐसे उद्योग जो प्रदूषण के कारक बनते हैं और साथ ही साथ जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं पोटेंशियली, उनकी स्थापना से पहले मुख्य रूप से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको अनुमति प्राप्त करना होता है।
और यदि ये अनुमति नहीं मिलती है तो इस तरह के उद्योग स्थापित करना लगभग दुरूह कार्य बन जाता है। और साथ ही साथ जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी उन्हें कंप्लाई करना होता है। यदि वे कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सरकार यहाँ तक कि उस उद्योग को बंद करने का भी निर्णय ले सकती है। तो इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे समक्ष है। ठीक इसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको वॉलेंटरीली भारत ने यूनाइटेड नेशंस के साथ अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया कि किस प्रकार वो अपने क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ पे की दिशा में आगे बढ़ेगा और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करेगा। ठीक इसी तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन और एनजीओ, जिसमें कि हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पर्यावरण की बेहतरी की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PILs फाइल की जा सकती है। एक फंडामेंटल राइट के तौर पे इसका उपयोग यहाँ के सिटीजन कर सकते हैं। जहाँ भी उनको लगता है कि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है तो वे इसका प्रयोग करके और कोर्ट में अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कानूनी वैधानिक स्थिति और तमाम बातों को हम संक्षेप में बताते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।